राजस्थान में उपचुनाव की बयार है और राजनीतिक पार्टियां अपना एड़ी से चोटी का जोर इस पर लगा रही हैं कि इन उपचुनाव में सफलता मिले तो आने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के 2023 में, उसमें एक नई लहर के साथ, नए उत्साह के साथ वो जाएं। लेकिन ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए एक बहुत परीक्षा की घड़ी कहें या वर्चस्व की लड़ाई कहें, ऐसे माने जा रहे हैं। जिस तरह से दोनों पार्टियों में बागियों के बिछड़ने का या मनाने का दौर जारी है, लेकिन किसमें कितनी सफलता मिलती है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन किस तरह की राजनीति चल रही है राजस्थान में, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया हैं। किस तरह से वो राजस्थान में इन उपचुनाव में पार्टी को विजय दिलाएंगे और क्या कवायद की जा रही हैं, कटारिया जी हमारे साथ में हैं जी। क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखो, मैं सोचता हूँ कि धरियावाद में पहली बार एक अति सामान्य कार्यकर्ता को पर पार्टी का लगभग 35 साल से फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता को दिया है। तो मैं सोचता हूँ कार्यकर्ता के मन में एक अच्छा उत्साह और काम का स्वरूप बन रहा है। आर्थिक दृष्टि से जरूर कमजोर है, पर बाकी सब लोग मदद करके उसको सुविधा बनाएंगे। और जहाँ तक कन्हैयालाल जो गौतम का लड़का है, पूर्व विधायक जी का, कोशिश करेंगे उसको समझाइश करके पार्टी के साथ वो सहयोगी बनकर काम करे। उसमें हम लोग प्रयत्न करेंगे, सफलता ईश्वर देगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वल्लभनगर का सवाल है, वल्लभनगर में भी मैंने तो क्या प्रयास करूँगा कि शायद उदयलाल को मैं बिठा दूँ, लेकिन आज मुझे जानकारी मिली है कि वो आरएलपी से शायद उन्होंने अपने आप को जोड़ने की बात कही है। और वो अगर आरएलपी से जोड़ते हैं तो मेरे को एक थोड़ी सी राहत ये मिलेगी कि जो मेरे कार्यकर्ता उनके साथ काम करने के लिए जो साथ लगे हुए थे, उनको अब ये ज़रूर लगेगा कि हम बीजेपी को छोड़कर आरएलपी के साथ मदद करेंगे। ये शायद उनकी मानसिकता नहीं होगी और उनको मुझे पार्टी के साथ जोड़ने में ज़रूर सफलता मिलेगी। कोशिश तो ये भी करूँगा कि उदयलाल जी से भी बात करके और उनको पार्टी के साथ जोड़ूंगा। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अगर कोई भी ईमानदारी से तुलना करेंगे तो कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि अब हमारी पार्टी का विदाई समारोह चल रहा है। कारण क्या कि जिस प्रकार की लीडरशिप है उनकी और जिस प्रकार के विवाद, 3 राज्य तो इनके पास खुद ही बचे, उसमें पंजाब पूरा का पूरा हिल गया, छत्तीसगढ़ हिलने की तैयारी में, और हमारा तो मुख्यमंत्री क्वारंटाइन हो गया, बाकी वो भी हिल जाते। और वो किस समय हिलेंगे और किस समय जाएंगे। तो जिस पार्टी का एक तरह से पराभव हो रहा है, उस पार्टी के मुकाबले हम लोगों को जनता का समर्थन मिलेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीक माने जाते थे रणधीर सिंह बिंडर और गौतम मीणा। तो मेवाड़ की अगर बात की जाए तो यही उनका मानना है कि केवल कटारिया जी नहीं चाहते, बाकी पूरी बीजेपी चाहती है कि उनको पार्टी में मिले। ये बिल्कुल गलत बात है। कारण क्या है कि न तो कहीं रणधीर सिंह जी ने, न उनके परिवार ने, न तो बीजेपी के किसी लीडर से कांटेक्ट किया, न कभी उन्होंने मेरे पास भी कोई समाचार किया। मैं सोचता हूँ जब उनका स्वयं ही अलग पार्टी है और स्वयंभू नेता जब हैं, तो वो क्यों किसी के टिकट के इंतजार करेंगे। तो मैं सोचता हूँ न तो उन्होंने अप्रोच की। और जहाँ तक उनका सवाल है, हमने उनको बहुत पहले से ही, चाहे हम चुनाव भले हार गए होंगे, पर 2008 के बाद से ही हमारी विचारधारा के लोगों ने रणधीर सिंह जी के खिलाफ अपने आप को मान करके ही फील्ड में चले। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि 2008 का चुनाव भी वो हारे। 2003 में हमने जब 13 में हमने जो टिकट दिया था, वो एंड टाइम पे हमने गणपत लाल जी जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे उनको बीजेपी, हमारी टीम ही बिखर गई। तो सोचे यार देना ही था तो किसी पार्टी के लोगों को देते तो हम लोग भी आपकी मदद करते, तो उससे थोड़ा हमको नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 18 का चुनाव लड़े, अपने बीजेपी ने
कैंडिडेट खड़ा किया और वो परास्त हुए। मैं सोचता हूँ अब वो स्थिति नहीं है। उस समय वसुंधरा जी के उनके अच्छे नज़दीक के रिश्ते भी थे, सरकार भी थी। अब वो कोई स्थिति नहीं है मेरे हिसाब से। उनका तो तीसरे चौथे नंबर पे भी चले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नया प्रयोग हुआ, पूरी मेहनत उदयलाल डांगी जो पूर्व में आपके खड़े हुए थे देखो, उन्होंने की। और निश्चित रूप से पार्टी में उदयलाल ने काम किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन पार्टी के लोगों ने पार्टी हित में जो भी संगठन, टिकट तो सब मांगते हैं, और जब वहाँ दिल्ली नाम भेजे थे तो यही दो नाम थे, उदयलाल जी का नाम भी था और हिम्मत सिंह जी का नाम था। ऊपर के लोगों ने उदयलाल जी से पहले हिम्मत सिंह जी को प्रायोरिटी दी। तो हम तो संगठन की सब लोगों की राय को अपनी राय बनाना का हमारी आदत में है। हमने अपनी बात भले ही कही होगी, लेकिन जब संगठन ने कोई निर्णय किया तो वो सबका सामूहिक निर्णय मानते हैं, इसलिए हम उसकी पालना करेंगे और पूरी दम से लड़ेंगे। जिस तरह से दरियावद में कन्हैयालाल मीणा का अगर मामला है तो उसमें क्या आप। देखो, मैं सोचता हूँ कि हमारी पार्टी में व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि हम कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी हैं, और इस कारण से हमारा वर्कर जब काम में लग जाता है तो वो कमजोर से कमजोर कैंडिडेट को भी अच्छा कैंडिडेट बना देता है। इस खेत सिंह जी की यही विशेषता है कि अति सामान्य कार्यकर्ता है, लेकिन सब कार्यकर्ताओं के बीच में पिछले 35 साल से काम करता हुआ, अब तक उसने कई एमएलए चुनाव लड़ाया, वो हमेशा एक वर्कर की तरह से उनको जिताने में सहयोगी रहा। तो आज जब उसका मौका आया तो अधिकांश लोग उसकी उस भावना को, कि जब वो उस समय कैंडिडेट होने के लिए लाइन में लगा हुआ था लेकिन नहीं मिला तो भी उसने काम किया, ये उसका प्लस पॉइंट बनेगा। और मैं सोचता हूँ 2-4 दिन में आपको लगेगा कि एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में आ गया। आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अजय माकन चारों एक ही हेलीकॉप्टर में बैठ के आए। पायलट ने उनकी ड्राइविंग भी की, खुद पायलट ने गाड़ी चलाई और मुख्यमंत्री जी को बैठाया। और मुख्यमंत्री जी ने सभा में भी कहा कि हम एक हैं, केवल भ्रामकता फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया के लोग। क्या कहना है? मैं सोचता हूँ भ्रामकता क्या भ्रामकता है। आपने जिस प्रकार के उसको नीचे निकम्मा और पता नहीं पता है क्या क्या शब्द कहे हैं, और उसके बाद भी आपका आपस का दिख रहा है। केवल और केवल एक गाड़ी में बैठ जाने से दिल मिल गए हों ऐसा नहीं है, क्योंकि पायलट साहब का जो गजेंद्र सिंह जी थे वो उनका मोस्ट फॉलोअर था और उस कैंप में भी गया था। उसकी पत्नी को टिकट मिला, इसलिए उनकी प्रायोरिटी निश्चित होगी कि ये परिवार जो है ना वो चुनाव जीते। अब मुख्यमंत्री जी को उनके साथ आना जरूरी हो गया, क्योंकि जब टिकट उनको मिला है तो मुख्यमंत्री उसका विरोध करने का दम तो नहीं कर सकते। अभी भी उनके ऊपर दिल्ली की तलवार ऐसी लटकी है कि डोरी कब काट दी जाए उसका ही कोई पता नहीं है। तो ये तो एक तरह से अपने एक दूसरे के हितों के लिए एक गाड़ी में बैठकर आकर जनता को भले ही दिखा सकते हैं, पर अंदर से अगर देखा जाए तो एक न है न एक रहेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उनके राज्य में अच्छा कामकाज चल रहा है। रीट की परीक्षाओं में भी काफी अच्छा काम किया, सभी को फ्री में यात्रा करवाई। कोरोना में भी आपने रीट की प्रतियोगिता कराई, बहुत अच्छी बात है। इतने बच्चों की जिंदगी का इतने सालों के बाद 18 की निकली हुई भर्ती को आप 21 में करा पा रहे हो, एक तो आपको इसका सर्टिफिकेट देना चाहिए कि कितने योग्य आदमी हो। फिर जो रीट की प्रति आप फ्री कराए, बहुत अच्छी बात की। लेकिन ये जो पेपर का जिस प्रकार से आउट हुआ है, जिस प्रकार की गैंग पकड़ी गई है, 20 लोगों को किस किस्मों में एसओजी ने पकड़ा है, और इसका जब मेन कल्प्रिट जो है बत्तीलाल जब मिलेगा तब ये सारी राज खुलेगा। और उसके बाद मैं सोचता हूँ पेपर लीक हुआ, उसके बाद आंसर बुक कैसे चली गई और उस आंसर बुक को लोगों ने कैसे अपने पास ले ली। मैं सोचता हूँ ऐसा तो कभी होता नहीं है कि परीक्षा ही नहीं उसके पहले आंसर बुक का आपके पास पहुँच जाए या किसी सेंटर तक पहुँच जाए। इसका मतलब एक घपला तो भारी है। इस एसीबी की जांच के बाद ही इसका पता लग गया, लेकिन निश्चित रूप से लाखों बच्चों की जिंदगी भी इससे जुड़ी हुई है। तो आपकी इस कमी के कारण से उन बच्चों को क्या लगता होगा जिन्होंने बड़ी मेहनत करके 18 से लेकर 21 में आकर परीक्षा देने के योग्य बने, और उसमें अगर किसी प्रकार की दखलंद आ गई तो उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी। यही सरकार की आपकी सफलता है कि 18 की परीक्षा 21 में कराते हो,
तब तक तो अपने कई लोग ओवरेज हो जाए, कई भगवान के प्यारे भी हो गए होंगे इस इंतजार में भी। और आप देखो कि 24 लाख बच्चे इस परीक्षा को देने की तैयारी करें और 30,000 केवल पद हों, तो आपकी हमारी सबकी मिला के सोच लो इस सरकार की काबिलियत कितनी है कि जो लोग इस क्वालिफिकेशन को रखते हैं, ऐसे राजस्थान में 24 लाख लोग हों और वहाँ नौकरी की गुंजाइश केवल 31,000 की हो, तो उन बच्चों की पीड़ा तो उनको और उनके माता पिता से ही समझ में आएगी, सरकार और उन पार्टियों को समझ में नहीं आएगी। कानून की व्यवस्था भी काफी अच्छी बता रहे हैं। कानून व्यवस्था तो इतनी लच्चर है कि मैं नहीं कह रहा हूँ। जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है जो 2 सालों की आई है, उसमें राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से हिंदुस्तान में टॉप स्थान पे पहुंच गया, जबकि हम आज़ादी की दृष्टि से कई राज्यों से छोटे हैं। उसके बाद भी अपराध की दृष्टि से हम नंबर 1 पर हैं। और 8 साल की छोटी बच्चियों के साथ एक रेप करे, समझ में आया गैंग रेप होती है। इतना आदमी निडर हो जाता है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 8-8 लोग गैंग रेप करें, 4-4, 5-5 एकड़ पर घूमते रहें, अलग अलग स्थान बदलें, और उसके बाद भी सरकार को अभी तक अपनी कानून व्यवस्था अच्छी लगती है। तो सरकार को मुबारक हो। जनता को भी चाहिए कि ऐसी सरकार को धन्यवाद जरूर दे कि आप जैसे बड़ी सफल राज कर रहे हो, जिसके कारण से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है। बीकानेर में भी कांग्रेस का अध्यक्ष पीटा गया, अब ये ऐसे कई लोग पीटे जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि कानून व्यवस्था अच्छी है, ये तो जिसको पीटा है उस अध्यक्ष से वर्षा लेना चाहिए कि भाई कितनी अच्छी चल रही है जो आपकी पिटाई हुई तबियत से। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा में 10-10 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार बने घूम रहे हैं। मतलब इस नाम से आप आपस में बने अपनी खुशियां मनाते रहो। बीजेपी में कभी कोई आदमी अपने आप कभी मुख्यमंत्री न बनता है, न बना होगा, न कभी कहा होगा। ये तो आप चलाते रहो ताकि कई है। तो मैं सोचता हूँ किसी पार्टी में योग्य व्यक्ति होना कोई गुनाह थोड़ी है, लेकिन पार्टी जिसको योग्य समझ करके इस जिम्मेदारी देगी। पद तो एक ही है, नाम योग्य तो 12 हो सकते हैं, पार्टी तो किसी एक को ही जिम्मेदारी देगी और जिसको जिम्मेदारी देती है हम उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। अभी आपने 3-3 मुख्यमंत्री हमारे बदलते देखे हैं। कांग्रेस में होते तो कोपड़े फूट जाते हैं, हमारे यहाँ कोई कोपड़ा नहीं फूटा, सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसका मतलब हम कैडर बेस्ड और डिसिप्लिन पार्टी है। आगे आने वाले समय में राजस्थान में किस तरह की तैयारी की जा रही है? राजस्थान की तैयारी पार्टी की इतनी अच्छी नीचे तक संगठन का, मैंने भी इतने साल काम किया ढांचा नहीं, पर ये अमित शाह जी के आने के बाद अब हमारा पोलिंग स्टेशन पर फोकस हो रहा है। पोलिंग के बाद हम पन्ना प्रमुख बनाने तक में जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ हम गए थे कभी जिला केंद्रों तक अपनी संगठन को मजबूत किया, पर अब हमारे मंडल और मंडल से नीचे भी हम बूथ लेवल तक सशक्त बनने के लिए जो हमने काम किया है, उससे निश्चित रूप से पार्टी का जो जनाधार है वो निश्चित बना है और पार्टी बहुत आसानी से इस लोकतंत्र की लड़ाई में सफल हुई। और आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि राजस्थान में सरकार बनेगी? राजस्थान की सरकार, मैंने पहले दिन से कहा है, पिछले लंबे समय से, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार, या तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ही नहीं तो एक लूली रंगली सरकार चलती रहेगी, और जिस दिन हुआ उस दिन धराशायी होगी। और उसके पहले भी पता नहीं दिल्ली वाले कब इस पतंग का तार डोर काट दें, जैसे पंजाब में कटा वैसे हमारी भी तैयारी है। तो भगवान करे या न करे, अब किस दिन डोर कटे ये तो मुख्यमंत्री जी और ऊपर वाले जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी को ये कहना है मैं 15-20 साल तक रहूंगा, ये इसको बताता है कि अंदर कहीं कहीं घुटन हो रही है। ऐसा स्वास्थ्य के बारे में आपने 10-15 साल पहले तो कभी नहीं कहा मैं इतना स्वस्थ हूँ कि 40 साल तक रहूंगा। अभी इस बेमौसम में कहने की आपको आवश्यकता पड़ी है, इसका मतलब अंदर से ये शब्द आपके निकले, इसका मतलब कहीं कहीं आपका दिल्ली की आपकी हाईकमान को आपने एक तरह से एक इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगली बार भी सरकार उनकी बनेगी और शांति धारीवाल। ये तो आपका इतिहास बताता है। 156 से 56 रह गए और पिछली बार सरकार से 21 पे आकर अटक गए। विरोधी दल की मान्यता भी बाई इलेक्शन के बाद मिली है, तो आप अपनी हालत को पहचान सकते हो। और आप 2 बार हारने के बाद सदन के मेंबर तो रहे, पर भगवान के लिए 5 मिनट भी बोल करके राजस्थान की जनता के दुख दर्द को प्रकट करते तो लगता कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हो।